खुद अपनी ज़ात से अब तक मुसालहत ना हुई, चले सफ़र पे तो घर को मुराजियत ना हुई, और कोई भी पहल न करने की ठान बैठा था, अनापरस्त थे दोनों मुफाहमत न हुई, और ज़बान से कहना पड़ा जो न कहना चाहा था, वफ़ा की बात इशारों की मार्फत न हुई। नाज़रीन, कुछ दिन कबल मैंने हसन निसार और उनके बेटों का जो मामला चल रहा है उस पर एक वीडियो अपनी नाक़िस आरा पर मबनी अपलोड की थी। आप लोगों ने जिस तरह उसे सराहा, हज़ारों की तादाद में उसे देखा और देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में उस पर कमेंट्स भी आपने लिखे। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं उन लोगों का ममनून हूँ जिन्होंने मेरे मतलब बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की, बल्कि कुछ लोगों ने तो गालियों की हद तक भी करम नवाजी की। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इसका क्या मतलब है कि मैं गालियाँ पसंद करता हूँ या अपने बारे में सख्त ज़बान सुनना पसंद करता हूँ? हरगिज़ ऐसा नहीं है। बात यह है कि जिन लोगों ने मुझे गालियाँ दी या सख्त ज़बान मेरे लिए इस्तेमाल की, सख्त अल्फाज कहे, वो मुझे ज़ाती तौर पर नहीं जानते। उनकी मुझसे कोई दावत नहीं है। उन्होंने मेरा मौक़िफ़ सुना, समझने में गलत फहमी हुई, बल्कि मैं कहूँगा कि मैं अपनी बात सही तौर पर समझा नहीं सका। गलती मेरी है, जिसके लिए मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ और तवक्को रखूँगा। ये जो मामला ज़ेरे बहस है, इसमें खुश आइंद बात यह है कि मैं और आप, हम सब लोग एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, वो ये कि हसन निसार और उनके बेटों के दरमियान जो एक खलीज पैदा हो गई है वो ख़त्म हो जाए और ये घराना अपनी खुशियों के साथ हंसता बसता नज़र आए। यही है ना? मैं भी यही चाहता हूँ, आप भी यही चाहते हैं। सिर्फ सोचना यह है कि ये कैसे मुमकिन हो, इसका हल क्या है। जो लोग ज़रा तलख़ रवैया रखते हैं और उन्होंने मुझे डांटा कमेंट्स में, और उन्होंने मेरे साथ हसन निसार साहब को भी बड़े बुरे अल्फाज से याद किया, अगर वो ये चाहते हैं कि ये गालियों से और इस किस्म की ज़बान से ये मामला हल हो जाता है तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मुझे सोचकर बता दें, मैं भी सुबह दोपहर शाम जितनी गालियाँ कहें तो आपके साथ शामिल हो जाता हूँ, हमनवा हो जाता हूँ। क्या इससे मामला हल हो जाएगा? जवाब इसका होगा कि यकीनन नहीं। अगर नहीं तो फिर ये मामला कैसे हल होगा? पिछली वीडियो में मैंने एक लफ्ज़ डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि अ साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ दिस मैटर, एक नफ्सियाती तज्ज़िया, और इसको जब मैंने सम अप किया था तो मैंने ये कहा था कि गलती की तलाफ़ी इससे अच्छी क्या हो सकती है। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हमसे गलती हुई, और अगर तूने हम पर मग़फ़िरत का दरवाज़ा ना खोला, हम पर रहम ना किया, तो हम यकीनन खसारे में होंगे, घाटे में समझे जाएंगे। लेकिन कुछ लोग शायद इसको समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो मैंने अपनी राय का इजहार किया है, ये इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं। नाज़रीन, फिर इस मसले का हल क्या है कि इन पर वीडियोज़ बनती रहें जैसे कि बन रही हैं। जिसका दिल चाहता है वीडियोज़ बनाने बैठ जाता है और मसालिहत की तलकीन करके कहता है कि बताइए मेरी वीडियोज़ कैसी थी। और वो कुछ लोगों को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो ऐसे हैं जो मसालिहत की अलग बे से वाकिफ़ नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि मसालिहत उनसे मुँह छुपाए फिरती है। ख़ुद वो 2-4 बंदों से मसालिहत नहीं कर सकते और वहाँ वो बैठकर बड़ी तलकीन कर रहे होते हैं कि मसालिहत होनी चाहिए। या एक वीडियो मैंने ऐसी भी देखी जिनमें एक साहब हसन निसार साहब के बच्चों से बड़े अजीबोगरीब सवालात करते हैं। एक बच्चा जिसने अपनी दाढ़ी वगैरह दुरुस्त करवाई है, बाल कटवाए हुए हैं, उसको वो कह रहे हैं अब कैसा फील कर रहे हो, अब क्या करोगे, अब खुश रहोगे ना, अब फलां, और वो बड़ा हेजिटेट कर रहा है और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि किस तरह उसको तंग किया जा रहा है। बल्कि मैं कहूँगा कि एक वीडियो में तो यूँ भी हुआ है कि उससे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए जा रहे हैं और बड़े दुरुस्त अंदाज में, और फिर आखिर में उससे कहा जा रहा है कि आप नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद और कहो ISI जिंदाबाद।
और वो बड़ा रिलेक्टेंट है और बार बार उसे मजबूर किया जा रहा है। क्या इस तरह ये मामला हल होगा? नाज़रीन, मेरी जो पहली वीडियो थी उस पर जो एतराज़ात हुए, कुछ उसमें बेजा थे और कुछ उसमें बजा थे। बेजा एतराज़ करने वालों में से कुछ ने यह कहा कि हसन निसार साहब ने तो माजी में बड़े पैसे लिए, लूटे लोगों से, और किसी ज़माने में पीपल्स मीडिया सेल से इनका स्कैंडल वो जो था वो मुझे इनबॉक्स में कुछ लोगों ने भेजा और उस पर आर्टिकल रसाल किए। इसके अलावा कहा कि इन्होंने बहुत सी ज़मीनें अपने कब्ज़े में लीं और बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और बेलीपुर के गाँव के बारे में भी कुछ बातें बताने की कोशिश की। मेरी सिर्फ यही अर्ज़ है कि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई नैब की तफ्तीश है कि मैं इस पर कोई तबसरा कर सकूँ। कुछ लोगों ने कहा कि हसन निसार साहब बड़ी गालियाँ देते हैं, कुछ ने कहा कि वो शराब पीते हैं, ये अच्छा अमल नहीं है। गालियाँ देना बहुत बुरा अमल है, शराब पीना उससे भी कभी अमल है। मैं कोई वाइज और मुस्लिह तो नहीं हूँ, यही कह सकता हूँ, और इसके अलावा मैं जितनी भी मजम्मत करूँ वो कम है। कुछ लोगों ने कहा कि उनके कालम इतने अच्छे नहीं होते, उनकी तहरीरें अच्छी नहीं होती। ये पसंद नापसंद का मसला है। अब उन लोगों का क्या किया जाए जो लाखों की तादाद में उनको पसंद करते हैं? उनको नहीं कहा जा सकता कि आप पसंद क्यों करते हैं। नाज़रीन, बजा सवालात करने वालों ने जो सवालात किए हैं उसमें एक सवाल ये हुआ कि एक बच्चा गलत हो सकता है, दो, तीनों के तीनों कैसे गलत हो सकते हैं, नाफरमान तीनों कैसे हो सकते हैं? नाज़रीन, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन यकीन मानिए मैं बहुत से ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ। एक तो हमारे बड़े करीबी लाहौर के रहने वाले हैं, वो 7 बच्चे हैं। वाले साहब उनके बहुत अवाइल में सऊदी अरब चले गए थे, बड़ा लंबा अरसा वहाँ गुजारा, वो अपनी माँ के पास रहे। यकीन करें, बाखुदा मैं कहता हूँ कि 7 के 7 बच्चे अपने वालिद के इतने ख़िलाफ़ हैं, और उनके वालिद ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, और इस वक्त उनके घर की जो हालत है वो बयान नहीं हो सकती। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक तरफ हो जाएं तो वो वालिद हर सूरत में झूठा तस्वर किया जाना चाहिए। जहाँ तक बात है तशद्दुद की, कहा गया कि हसन निसार साहब ने अपने बेटों पर बड़ा तशद्दुद किया। ये मैं फिर कहता हूँ कि तशद्दुद बेटों पर नहीं होना चाहिए, औलाद पर नहीं होना चाहिए। अगर प्यार से, अगर अच्छे तरीके से बच्चे समझ जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं ऐसे वालिदैन को जानता हूँ। एक साहब मुझे बता रहे थे कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। मैंने किसी एक बच्चे को कभी पढ़ने तक का नहीं कहा। उनके एक बेटा और एक बेटी डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर है और एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। ये खुदा की तरफ से होता है। ऐसे भी वालिद हैं। मैं अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, इतना बता देता हूँ कि उनका ताल्लुक भावलपुर के बहुत बड़े मजहबी घराने से था। वो एक बहुत बड़े आलिम दीन अपने बेटे को जंजीरों से बांध कर पीटा करते थे। मैं कसमी आपको कह रहा हूँ, और इस वक्त वो जिंदा हैं। वालिद साहब तो फौत हो चुके हैं, और उनका बेटा जो है बहुत बड़ा मुबल्लिग है, और दुनिया उसकी तकारीर सुनने के लिए आती है, और क्या उसकी तकरीर में असर है, और लोग उसकी मिसालें देते हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की, बड़े ओहदों पर गए, उनकी अब सवानी उमरियाँ पड़िए। वो कहते हैं कि हमारे वालिद ने हमारी बेहतरी के लिए तशद्दुद की हद तक हमारा भला किया। कभी वो हमें कहते थे कि पूरी रात दीवार के साथ खड़े होकर पढ़ो। कोई कहता है कि हमारे बाल पकड़कर वो छत से बांध देते थे। आपने भी ये किस्से सुने होंगे, ताकि इनको नींद ना आने पाए। और कुछ को कहा जाता है कि वो ठंडे पानी की बाल्टी में पाँव डुबो के बैठो ताकि नींद ना आ जाए, पढ़ते रहो। नाज़रीन, क्या आप इसको तशद्दुद कहेंगे? क्या किसी वालिद को इससे भला तस्कीन होती है? नहीं। सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसका बेटा अपना वक्त सही तौर पर खर्च करे और इसका मुस्तकबिल संवर जाए। मैंने कहा कि मैं कोई मजहबी आलिम नहीं हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे मज़हब में नमाज के मामले में हुक्म है कि इस उम्र तक बच्चा नमाज ना पढ़े तो घर में कोड़ा लटकाया जाए और उसको सज़ा दी जाए, तो उस सूरत में मारा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि वालिद को अपने बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो भी फ़र्ज़ ईमानी की तरह अजीज़ होता है। अगर वो उसके लिए उसको डांटता है, मारता है, तो उसके पेश नज़र यही होता है कि इसकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाए। नाज़रीन, एक एतराज़ ये किया गया, हसन निसार साहब इतने खुशहाल हैं, खाते पीते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को घर से क्यों निकाल दिया? बड़ी तकलीफ़ होती है ये बात सुनकर। लेकिन सवाल ये है कि क्या हसन निसार साहब ने बच्चों को वाकई निकाला है? अच्छा, इस पर क्या बात करूँ।
ये थोड़ा सा आप उन बच्चों की ज़बानी सुन लीजिए। उसके बाद जब घर से भागा हूँ, मैं बीमार हालत में घर से भागा था, अपनी टाइफाइड था मुझे जिस दिन मैं घर छोड़ के भागा था। इन भाइयों से 2 साल पहले टाइफाइड की हालत में भागा हूँ, ठीक है। इससे मुझे उस वक्त भी कोई तवक्को नहीं थी। लानत भेजता हूँ मैं इसके घरों पे, इसकी गाड़ियों पे और इसकी बच्चों की परवरिश पे। अच्छा, फिर ये भी कुछ लोगों ने कहा है कि ये हसन निसार साहब की ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने तरबियत बच्चों की अच्छी नहीं की, और कुछ ने कहा कि घर में माहौल ऐसा था कि वो शराब का माहौल था, दोस्त ऐसे आते जाते थे जिससे बच्चे बिगड़ गए। और वो बच्चे जो हैं वो भी यही कहते हैं कि चूँकि हमारे घर में माहौल ऐसा था, और वो कहते हैं कि जो औलाद बिगड़ जाती है, नाफरमान हो जाती है, इसकी ज़िम्मेदारी औलाद पर नहीं होती बल्कि इसके ज़िम्मेदार बाप होते हैं। ये भी ज़रा सुन लीजिए। कसमिया बात है कि कभी भी औलाद नाफरमान नहीं होती किसी की। भाई, नाफरमान औलाद बनाई जाती है अपने अमल से, अपने रवैये से, अपनी ज़ुबान से। अच्छा, मेरा कहना ये है कि वाकई ऐसा है कि बच्चे अपने वालिद से असर लेते हैं। असर लेने वाली हस्ती और भी है, और वो है माँ, जिसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है औलाद पर। वो बच्चे खुद कह रहे हैं कि उनकी माँ बहुत अच्छी थी। मेरे ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि माँ का कोई असर ना हुआ इन बच्चों पर। और दूसरी बात ये है कि इन बच्चों को ज़ाहिर है ये स्कूल जाते थे, कॉलेज गए, कोई उस्ताद, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ऐसा ना मिला जो कि इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा इनकलाब ले आता, कोई तब्दीली पैदा कर देता। सारे का सारा मलबा अपने वालिद पर डाल रहे हैं और कहते हैं कि हमारा वालिद जो था वो ऐसा था, लिहाजा हमारी भी आदतें ऐसी हो गई। नाज़रीन, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन का या समझने के लिए कुछ वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने का एक खला है। बच्चों के इंटरव्यू सुने जाएँ, मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी जाएँ, तो हमारे सामने तो बात यही आती है कि वो हसन निसार साहब ने शादी कर ली, बच्चों को घर से निकाल दिया, बच्चे अब बाहर बैठे हुए हैं। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। वो बच्चे बीवी को तलाक देने के बाद हसन निसार साहब के पास रहे, फिर एक बच्चा घर से गया, फिर बाकी बच्चे गए। लेकिन एक मौजू जिसे मैंने अपनी पहली वीडियो में छुआ तक नहीं था और अब भी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, वो ये है कि हसन निसार साहब ने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी, और तलाक देने के बाद ये बच्चे पहले इनके पास थे, फिर वो अपनी माँ के पास चले गए। जब अपनी माँ के पास रहे, उस वक्त माँ का इन बच्चों के साथ जो सलूक था, इनकी तरबियत थी, वो कैसी थी, और फिर उसके रद्द-ए-अमल में बच्चों का रवैया, बच्चों की बातें कैसी होती गईं, फिर इन बच्चों का बाहर जाना और मुख्तलिफ काम। ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये कड़ियाँ, ये बातें भी दरमियान में आएँ तो फिर कहानी कुछ और समझ में आएगी। लेकिन हम कौन होते हैं इन मामलात को खंगालने वाले? वो काबिल एहतराम ख़ातून जो थी, हसन निसार साहब की पहली बीवी, वो इनके घर से चली गई और सुनने में आया है कि वो इस दुनिया में नहीं है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे। हम जिस मौजू पर बात कर सकते हैं वो सामने वाले सिनेरियो पर कर सकते हैं, और वो यही है कि हसन निसार साहब के बच्चे इनके पास थे, फिर वो यके बाद दिगरे चले गए, और एक बेटा जो शाह पर है वो मिडल ईस्ट में रहा, वहाँ किसी अखबार में नौकरी भी करता रहा। अब वो बच्चे पाकिस्तान में हैं, कोई 15, 20, 25 साल का गैप है, और वो बुरे हालात में हैं, और वो कुछ तकाज़ा भी करते हैं, कभी नहीं भी करते, और लोगों की ये राय है कि उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। एक वीडियो मैंने सुनी तो एक साहब कह रहे थे कि वजह यह है कि हसन निसार साहब के जो बच्चे पहले तो थे, अचानक कैसे सामने आ गए। इसकी वजह ये बयान की कि जब से जंग ग्रुप के जो मालिक हैं मीर शकील रहमान, ये अरेस्ट हुए हैं, नैब की हिरासत में हैं, तो हसन निसार साहब को कहा गया था कि आप उनकी फेवर में बात कीजिए अपने प्रोग्राम जो टेलीविज़न पे करते हैं जियो पे, और लिखिए भी उनके हक़ में। तो हसन निसार साहब ने इनकार किया, जिसकी वजह से इनके बच्चों को प्लांट किया गया है। नाज़रीन कराम, मैं इस पर भी कोई बिलीव नहीं करता और इस मसले को भी डिस्कस नहीं करना चाहता, और मैं इसे एक तरफ रखता हूँ। हम बिल्कुल इन मामलात में, किसी के ज़ाती और निजी मामलात में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। हमें जो नज़र आ रहा है हम उस पर हल्की फुल्की गुफ्तगू कर सकते हैं। जहाँ तक बात है हसन निसार साहब की, हसन निसार साहब का शुरू से मिजाज क्या है, ज़रा थोड़ा सा सुनिए। मेरे घर में डिसिप्लिन था बहुत खौफनाक किस्म का, घड़ी के साथ चलते थे हम लोग। मैं चूँकि तबन थोड़ा आवारा था,
तो मैं घर से निकलना चाहता था। उन्होंने मुश्किल हालात में सरवाइव किस तरह किया, क्या कुछ करते रहे, ये भी जरा देख लीजिए। दही भल्लों की रेडी थी, दही भल्ले बेचते थे और फिर हमने ले लिया एक छोटा सा वो पीछे जिस दुकान के आगे जगह मिली थी रेडी के लिए, वो फिर हमने वो छोटी सी दुकान थी वो भी ले ली। वहां फिर हमने तिक्के कबाबों के कारीगर ढूंढे, वो शुरू कर दिए। जहाँ तक ये बात है कि हसन निसार साहब ने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, मैंने इनके एक बेटे शाहपार की एक वीडियो सुनी, मैं उसे कोट नहीं करना चाहता, बात लंबी हो जाएगी, जिसमें वो कहते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट में रहा और मैं मकरूज़ भी था, 45,000 दिरहम थे। ये भी बताते हैं कि मेरे वालिद ने मेरी शादी करवाई, फिर मेरे पास आए भी और कहा पाकिस्तान आ जाओ और ये पैसे मैं अदा कर देता हूँ, मैंने इनकार कर दिया। फिर कहते हैं मैंने 1,000 दिरहम गालबन ले भी लिया। देखिए, एक वालिद अपने बच्चों के लिए यही कुछ कर सकता है ना। अब ये भी सोचिए कि वो बच्चा जिसकी शादी हुई उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, क्या वो भी हसन निसार साहब ने कहा था छोड़ दो? वो जो कर्ज इस पर चढ़ गया वो भी इन्होंने कहा था कितना कर्ज चढ़ा लो। फिर शाहपार का जो भाई कौनैन है वो अपने एक इंटरव्यू में कह रहा है कि शाहपार ने भी वहाँ वही कुछ किया जो बाप करते थे, वो बार में उड़ाता रहा दौलत को और वो शाह खर्चियाँ करता रहा और लल्लों तल्लों में उसने पैसे खर्च किए। थोड़ा सा तो सोचिए, अब आप समझदार हो चुके थे, अब आप बालिग हो चुके थे, आपके पास पैसे थे, आप जो भी गलती होती है हसन निसार साहब के खाते में डालकर कैसे बरी जमा हो सकते हैं? हसन निसार साहब के बच्चों में जो कौनैन है, प्यारा कौनैन, वो सबसे ज़्यादा जज्बाती है। वो नई से नई गाली नए से नए अंदाज में इतने सख्त अल्फाज में देता है कि सुनी नहीं जाती। वो कहता है कि मैं खुद घर से भाग गया था, उस वक्त हसन निसार साहब की दूसरी शादी भी नहीं हुई थी। बच्चों पर तशद्दुद होता हो, बच्चों पर सख्ती की जाती हो तो क्या घर से उन्हें भाग जाना चाहिए? क्या इतना ही तशद्दुद होता था? फिर वो जाता भी रहा बाद में दादी से मिलने, बाकी फिर भाई दोनों पता नहीं क्या इनके दरमियान गुफ्तगू होती होगी, फिर दोनों भाई भी उसके पीछे चले गए। अब इतने अरसे के बाद वो मंजर आम पर आया है तो वो अपने बाप को जिन लफ्ज़ों से याद करता है, मैं क्या कहूँ, ज़रा सुन लीजिए थोड़ा बदतमीज़ टाइप आदमी, उसी की तरह का सेम ऐसा ही बदतमीज़, इससे शायद ज़्यादा बदतमीज़ टाइप आदमी। ये तो हाथ बाद में चलाता है, मैं हाथ पहले चलाता हूँ, बात बाद में करता हूँ। और जो मैंने कहा था कि मैं वो बात डिस्कस नहीं करना चाहता कि जब ये अपनी माँ के पास रहे तो किस किस्म की बातें होंगी, एक छोटी सी झलक कौनैन की ज़ुबानी सुन लीजिए। नाना का प्लॉट मेरी माँ के थ्रू बिकवाया इस बंदे ने, उन पैसों से इसने वहाँ पे धनक रिसाला बनाया, जो ये मेरी आंखों से देखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरी जो वालदा ने मुझे बताया है। आपने सुन लिया। अब ये बच्चा कस्में खा खा कर कहता है कि हमारी अगर तरबियत बुरी हुई है तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे वालिद पर है। और इस वक्त जबकि वो बहुत से नशेब व फराज ज़िंदगी के देख चुका है, अपने स्टेप फादर के पास रह चुका है, अपने ननिहाल में रह चुका है और दूसरे भाई बैरून मुल्क रह चुके हैं, इस वक्त हालत ये है कि वो इतनी गलीज़ गालियाँ देते हैं अपने बाप को, ना सिर्फ बाप को बल्कि उसके सेक्रेटरी जो आसिम नामी है उसको इतनी गंदी गाली उन्होंने दी और वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर ये पूछा जाता है कि आपके वालिद आपके साथ ऐसा क्यों करते थे, कोई रीज़नेबल जवाब नहीं देते। बार बार पूछा जाता है तो कहते हैं कि वो बाहर से आते थे और वो जो टेंशन होती थी वो रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे चढ़ जाते थे। नाज़रीन कराम, आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी इस सोसाइटी में रहते हैं। कोई बाप कितना भी जालिम हो जाए, जिसका जेस्चर ये है कि वो नहायत पढ़ा लिखा भी हो, माना कि उसमें कुछ शरई ऐब भी होंगे, लेकिन उसका एक ही काम घर में रह गया है कि वो जब भी आता है कि बच्चों पर तशद्दुद ही करता है। इसके अलावा वो बच्चे जब अपनी खुशी का बताते हैं कि वो खुश कैसे रह सकते थे, तो वो कहते हैं कि हमारा बाप अगर हम पर मेहरबानी करता, हम पर नवाज़शात करता, हमारा ख्याल रखता, तो हम कहते हैं हमारी माँ जो छोड़कर चली गई वो सही नहीं थी। अब इससे ज़्यादा और क्या वाज़ेह बात हो सकती है कि मेरे प्यारो, आपका क्राइटेरिया ये है जो आपके आराम व आसाइश का ख्याल रखे, आपके अखराजात का और आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, पैसा फरावानी से खर्च करे, आप उसके हक़ में वोट देने को तैयार हैं। आप ये नहीं कहते कि हमारी माँ हर सूरत में सही थी और वो चली गई। आप कहते हैं कि अगर हमारा वालिद हम पर नवाज़त करता तो हम कहते हैं कि हमारी माँ सही नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, बच्चों ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें आप कह रहे हैं। आखिर में
मैं ये बात भी करना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हसन निसार साहब के बच्चे ज़हनी तौर पर अब नॉर्मल हो चुके हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, हसन निसार साहब को उनका इलाज करवाना चाहिए। माज़रत के साथ कहूँगा कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं भी नफ्सियात का अदना सा तालिब इल्म रहा हूँ। ज़हनी तवाज़ुन आउट होना, अब नॉर्मल होना एक और तरह की कैफियत है। आप ख़ुद गौर कीजिए कि ये बच्चे जब गालियाँ देनी होती हैं अपने बाप को, तो गालियों का इंतखाब करते वक्त इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं होता। गालियाँ किसको देनी हैं उस वक्त इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक होता है। और वो एक वीडियो में जो साहब मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो इंटरव्यू करने के बाद कहते हैं कि नारा लगाइए पाकिस्तान जिंदाबाद और ISI जिंदाबाद, तो वो शाह पर जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़हनी तवाज़ुन उसका डिस्टर्ब, वो कहता है ना यार ना, ये एजेंसियों को दरमियान में मत लाएं। वो इसरार करता है बंदा कि यार कह दो ISI जिंदाबाद, वो कहता है नहीं ये मुनासिब नहीं है। तो मैं तो दाद देता हूँ उन बच्चों की ज़हनी हालत की, और वो नहायत समझदार बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं। और वो कह रहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे किसी अंग्रेज़ी अखबार में नौकरी मिले। इसका मतलब है कि वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी जानता है। बल्कि सारे बच्चे यकीनन वो बहुत अच्छे होंगे। हसन निसार साहब अपने वालिद की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वो बड़े लिखे आदमी थे, ज़हीन थे। हसन निसार साहब ख़ुद बड़े ज़हीन आदमी हैं। तो ये चीज़ जेनेटिकली उनमें मुंतकिल हुई है, वो बच्चे बड़े ज़हीन हैं। वो अलग बात है कि जेनेटिकली और भी कुछ आदतें इनमें मुंतकिल हुई हैं, जिस तरह वो बच्चों ने इसका इजहार भी किया है। नाज़रीन इकराम, बातें बहुत सी हो गई। मैं एक आम सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि एक बादशाह का बेटा शहज़ादा अपने बाप से नाराज़ होकर किसी जगह चला जाए, कोई 15-20 बरस बाहर रहे, और फिर उसे ख्याल आए कि इस रियासत में, इस विरासत में मेरा भी हिस्सा था, और वो वापस आए और महल से या किले से कोई 10-12 कोस दूर आकर अपना डेरा लगा ले, और अपना हिस्सा लेने के लिए या अपनी दोबारा शहज़ादगी बहाल करने के लिए वहाँ बैठकर अपने लाओ लश्कर समेत गालियाँ देना शुरू कर दे, रोज़ाना गालियाँ दे, बेतहाशा गालियाँ दे, तो क्या वो दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकेगा? नहीं। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जंग करनी चाहिए। क्या लाओ लश्कर समेत अगर वो ऐलान जंग कर दे तो बादशाह का रवैया क्या होगा? टकराव होगा। तो मैं फिर आप ही से सवाल करता हूँ, आप समझदार हैं कि इस मसले का हल क्या है। आप यकीनन मुझसे मुत्फिक होंगे कि बेशक हसन निसार साहब ने बहुत जुल्म किया होगा, इन बच्चों पर बड़ी ज़्यादती की होगी। नाज़रीन इकराम, दीन में कहा गया है कि शिरक के बाद दूसरा बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है, और वालिदैन की इत्तबा को हर सूरत ज़रूरी करार दिया गया, बेशक वो गलती पर हों। मासवाए एक बात के कि अगर उसके वालिदैन उसे दीन हक से भटकाने की कोशिश करें तो उस सूरत में बगावत और नाफरमानी जायज़ है, वरना नहीं। मैं फिर इन प्यारे बच्चों से, नौजवानों से, शाहपर से, कोनैन से, अज़फ़र से दरख्वास्त करूँगा कि आप बहुत प्यारे हैं। आप अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए इस किस्म का इजहार कीजिए, इस किस्म की प्यारी बातें कीजिए, माज़रत खाना रवैया अख्तियार कीजिए, एहसास दिलाइए कि हमारे साथ ये होता रहा, अब्बा जी आपको पता नहीं था, हमारे भी जज्बात थे। ये जो आप कहते हैं कि वो नई आने वाली बेगम के कपड़े धुलवाते थे, आप ये भी कह सकते थे कि वो हमारी अम्मी के कपड़े धुलवाते थे। अगर आप माँ समझ के धोते हैं तो कोई बात नहीं है। मैंने अपनी माँ के कपड़े कई दफ़ा धोए हैं, चलो वो सतीली माँ थी। अगर आप उनके हकीकी बेटे बनकर दिखा देते, वो आपको सच्ची माँ बनकर दिखा देती। छोटी छोटी बातों पर समझौता किया जा सकता है। तो आप यकीनन जब अच्छे रवैये का इजहार करेंगे, वीडियोस बनाने वाले जो आपके पास आते हैं, इंटरव्यू करने वाले आते हैं, उनके ज़रिए अच्छे मैसेज कन्वे करेंगे, एक वक्त ज़रूर आएगा हसन निसार साहब के कानों तक जब आपकी ये आवाज़ पहुँचेगी तो उनकी आँखों से आंसू ज़रूर छलकेगा, और जब वो आंसू छलक गया तो बहुत सी लग़ज़िशों को बहा ले जाएगा। आपसे कुछ लग़ज़िशें हुई हैं, कोई बात नहीं, इससे बड़ी बड़ी लग़ज़िशें हो जाती हैं। इंसान साहिल पे खड़ा, आराम से खड़ा, सीपियाँ चमकती हुई देखकर उनको चुनने के शौक़ में कूद जाता है, और फिर वो लहरें बहा के ले जाती हैं, और खुशकिस्मती से बाज़ दफ़ा वो लहरें वापस फेंक भी देती हैं, और इंसान इसे सबक सीखता है और दोबारा वो सीपियों का खेल नहीं खेलता। वो किसी शायर ने कहा था ना कि तुम्हें रोका था कि सीपियों का खेल मत खेलो, किसी दिन जान ले लेगा समंदर मैं ना कहता था, और मुखालिफ समत की जानब कभी जब पेशकदमी की
रफ़ाकत के कटा बैठोगे लश्कर मैं न कहता था, खुदा करे कि ये कटे हुए लश्कर फिर से एक हो जाएं और हम भी खुश हों, आप सब खुश रहें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।